हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से रास्ते तो कई निकल रहे हैं, लेकिन वो किस रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल पा सकता है, इंसाफ हासिल कर सकता है, इस पूरे मामले में उसे समझ नहीं आ रहा है। हालांकि मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्होंने फर्म एक्शन का ऐलान किया है और आगे भी बढ़ रही हैं, कोर्टों तक पहुंची हैं, अवामी तहरीक चलाने के तरीक़े तलाश रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने निकल करके नहीं आ सकी है। पिछले 10 साल के अंदर सरकार के ऐसे फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो अवामी तहरीकात चली हैं, उनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो पहलू हैं, उन तमाम को सामने रखते हुए गौर करके कोई मुनासिब और मुस्तकिल लाएअमल औक़ाफ़ की तहरीक चलाने के लिए करना होगा। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो CNRC की जो तहरीक थी वो एक अचानक उठ जाने वाली तहरीक थी और पूरे देश में फैल गई। उसमें कोई कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट किसी का नहीं था, बस वो होता चला गया और हो गया। तो न तो सरकार के समझ में आ रहा था ये क्या हुआ, ना तो जो लोग चला रहे थे उन्हें समझ में आ रहा था कि ये कैसे ऐसा हो गया कि इतनी बड़ी तहरीक बन गई। सेल्फ मोटिवेटेड तहरीक थी, उसके कई पहलू ऐसे मजबूत भी थे कि वो मजबूती के साथ लोग आगे बढ़ते चले गए, लेकिन नेगेटिव पहलू उसका ये नज़र आता है कि वो वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेशन उसमें नहीं था। लेकिन बाद में जो आपने देखा कि जो किसान आंदोलन हुआ वो अपने अंजाम को पहुंचा और नतीजा खेज भी हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह रही कि उसमें कोऑर्डिनेशन था उस तहरीक में, और उसको भी डिस्टर्ब करने की बहुत सारी कोशिशें हुई, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिशें की गईं। कई ऐसे धड़े तैयार किए गए जो उनसे मिलते जुलते नामों के थे, जो आंदोलन के ख़िलाफ़ खड़े हुए, लेकिन वो कमज़ोर हुए और किसान कामयाब हुए और सरकार को मानना पड़ा और कानून को वापस लेना पड़ा। उसके बाद में 3 तलाक का जो मामला हुआ, सरकार ने जब उस पर कानून बनाने की कोशिश की तो उसकी भी हमने तहरीक चलाई। उस तहरीक के नतीजे में सरकार नहीं रुकी और कानून बन गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो मामलात हुए हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई, हो रही हैं। इन तमाम जो मुहिम्मात रही हैं, इन तमाम मुहिम्मात से सबक सीखते हुए और उसके जो कमज़ोर पहलू हैं उनको सामने रखते हुए और जो मज़बूत पहलू हैं उन्हें अपनाते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। अवामी तहरीक बनाने से पहले एक बाकायदा कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट होना चाहिए ताकि ये तहरीक बिखरने से बच जाए, क्योंकि सरकार ने भी पिछली तहरीकों से बहुत कुछ सीखा है और वो आने वाली तहरीकों को नाकाम बनाने के लिए जो हथकंडे अपना सकती है, कोशिश कर सकती है, वो भी करेगी अपने तौर पर। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में इस बिल के ख़िलाफ़ 232 MPs ने वोट किया। वो तमाम लोग अपने अपने हलकों से चुन कर आए हुए नुमाइंदे हैं। मुनासिब मालूम होता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें अगर ऐसा करें कि एक अवामी तहरीक बनाने के लिए इसको लोगों से अपील करें कि अपने अपने हलकों में इन तमाम नुमाइंदों को जिन्होंने इस बिल के ख़िलाफ़ वोट किया है उनका स्वागत किया जाए। इससे 2 चीज़ें होंगी कि 232 पार्लिमानी हलकों में जब उनका स्वागत होगा तो मुकामी तौर पर वो ख़बरों का हिस्सा बनेंगे हर जगह, और उनके अंदर एक कमिटमेंट आपके साथ खड़े होने का, आपके इशू के साथ खड़े होने का और मजबूत होगा। और ये उनका हक़ भी है कि उनका वेलकम किया जाए, उनका स्वागत किया जाए। तो इसका क्या तरीक़ा हो सकता है और फ़ाइन करके इसको डिज़ाइन करके किया जा सकता है, वहाँ से एक अवामी तहरीक शुरू की जा सकती है। लेकिन याद रहे कि इस बार अवामी तहरीक शुरू करने से पहले उसका पूरा आइडिया अगर डिज़ाइन नहीं किया आपने, किस तरह से चलेगी, कहाँ कौन लोग इसको लीड करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये तहरीक पूरी तरह नाकाम होगी। क्योंकि सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही सख्त है और माजी से उसने भी बहुत कुछ सबक सीखा है कि जो तहरीकात चल गई थी उनको कैसे रोका जाए, उसको रोकने के उन्होंने तरीक़े भी बहुत कुछ सीख रखे हैं और उसकी कुछ झलकियाँ उत्तर प्रदेश से आनी शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी एफ़र्ट, जो भी कोशिश इस मामले में इंसाफ के हुसूल की जाए वो बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड और बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, लोगों को बहुत वाज़ेह तौर पर रहनुमाई मिले।
और कोई कन्फ्यूज़न ना हो, वरना इस तहरीक को बुरी तरह से कुचलने के लिए ये सरकार तैयार है। आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।